तो वी आर ऑन क्वेश्चन 1 ऑफ फिजिक्स। तो फिर इसमें जैसा आप देख सकते हैं, एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्टेन एटम आर गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स द एमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी। तो इसमें वन थिंग इज वेरी क्लियर कि द amount of energy emitted by the fourth transition is greater than the second transition। इसका रीजन ये है क्योंकि फोर्थ वाले का जो रीजन है उसके अंदर सेकंड वाले का रीजन आ रहा है, तो फिर फोर्थ वाले का रीजन क्योंकि डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि सेकंड वाला उसके अंदर आया, इसलिए फोर्थ वाले में डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी होगी। तो ड्यूरिंग द एग्जाम आप लोग सेकंड वाला चेक नहीं करेंगे, आप सिर्फ फोर्थ वाला चेक करेंगे। ये एक चीज हमें समझ आ गई इसमें। फिर आप देख सकते हैं कि क्योंकि फर्स्ट वाले ट्रांजिशन में वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, इसलिए वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहा होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और हमें पूछा है कि एमिशन ऑफ अ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी, तो फिर हम इसमें केवल हम इसमें सिर्फ फोर्थ और थर्ड को चेक करेंगे। तो उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू ई बाई एन स्क्वायर। तो फिर एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो वो वाली अप्रोच यूज करके आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। विल दिस मच एक्सप्लेनेशन सफाइस? डू यू थिंक सर? Okay, let's move to the next question. So inverse ratio of the maximum to minimum wave number in the Lyman series। तो इसको हम देख सकते हैं ऐसे कि वेव लाइमैन सीरीज क्या होती है? लाइमैन सीरीज इज द ट्रांजिशन टू n equals to 1। तो in this we can see कि minimum wave number and wave number is basically 1/λ, where lambda is the wavelength. We also know that the energy of an orbital is inversely proportional to the wavelength and proportional to hence proportional to the wave number। So the maximum wave number तब आएगा जब हमारी एनर्जी जो होगी, एनर्जी डिफरेंस जो होगा, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन जो होगा वो मैक्सिमम होगी। तो वेव नंबर अगर बड़ा होगा तो एनर्जी बड़ी होगी एंड वाइस वर्सा। तो लाइमैन सीरीज में जो मैक्सिमम वेव नंबर होगा वो तब होगा जब हम इन्फिनिट तो मैक्सिमम तब होगा जब हम इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पे आएंगे, और मिनिमम तब होगा जब हम 2 से 1 पे आएंगे। सब कोई बात समझ आ रही होगी। तो फिर हमें पता है कि जो एनर्जी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो फिर एनर्जी इन दिस केस इट विल बी गिवन बाय 1/1, 1² माइनस 1/infinity, जो कि आपका 1 ही हो जाएगा। और एनर्जी इन दिस केस विल बी गिवन बाय 1/1² माइनस 1/2², विच इज 3/4। तो फिर हमसे पूछा है मैक्सिमम टू मिनिमम, तो फिर इसमें हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बी में आंसर इज 4/3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3/4, वो हमारा 4/3 आ जाएगा। तो होपफुली दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लैम्डा अल्फा, लैम्डा बीटा, लैम्डा अल्फा डैश डिनोट द वेवलेंथ्स ऑफ द एक्स रेज ऑफ के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा लाइंस इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो याद कीजिए कि के अल्फा जो एक्सरे होती थी वो होती थी हमारी फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 का ट्रांजिशन, इट वाज के अल्फा। और इसी तरह n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 पे हमारा होता था कि बीटा ट्रांजिशन, और n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 पे हमारा होता था एल अल्फा ट्रांजिशन। तो आप देखेंगे कि जैसे हम अगर इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 1, तो फिर हमारी के अल्फा कुछ ऐसे होगी, हमारी के बीटा कुछ ऐसे होगी, और हमारी एल अल्फा कुछ ऐसे होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा है, मैं इधर एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा प्लस एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा, वो हमारी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू के बीटा के बराबर हो जाएगी। तो हमें पता है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो इससे हम कह सकते हैं कि 1 या फिर हाँ जी 1/λ अल्फा प्लस 1/λ अल्फा डैश, मैं जो क्वेश्चन में जो नोटेशन है वही यूज कर रहा हूँ, और इक्वल्स टू 1/λ बीटा। तो इससे हमें समझ आ रहा है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन हुआ ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे। हाँ जी, तो टू पोलरॉइड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है, टू पोलरॉइड्स ए एंड बी आर प्लेस्ड विद देयर पोलरॉइड एक्सिस 30 डिग्री टू ईच अदर एज शोन in the figure. A plain polarized light passes through the polaroid A, and after passing through it, intensity of light becomes I naught. Of what is the intensity of finally transmitted light after passing through polaroid B? तो ये सीधा सा है, क्योंकि intensity of after passing through A, तो हमारा A से पास होने के बाद intensity I naught है। तो अभी B क्योंकि 30 डिग्री पे, और हमें पता है कि आई नॉट, अगर आई नॉट इंटेंसिटी इंसिडेंट होती है एक पोलरॉइड पे, इसका एंगल लाइट की डायरेक्शन के साथ या लाइट की पोलराइजेशन के साथ थीटा है, तो फिर फाइनल जो एग्जिटिंग रेडिएशन होती है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट कॉस थीटा हो जाती है, और इधर थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो इसलिए वी कैन राइट इट एज आई नॉट कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.73 0.866, तो ये आपका इस ऑप्शन 0.8666 आई नॉट इधर आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मूविंग ऑन, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमें गिवन है कि देयर इज अ सोप सॉल्यूशन जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.4, और ये है हमारी ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये ग्लास है और ये सोप है, और यहाँ से हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट पहले इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और फिर ऐसे, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा आपके पास, और एक रिफ्लेक्शन आपका यहाँ से और फिर यहाँ होगा, तो ये आपके पास दो रिफ्लेक्शन होंगे। क्वेश्चन ऐसे है ना? तो फिर इसमें अभी आप देखेंगे इधर इस जगह पे, यानी कि एयर सोप वाली बाउंड्री पे, क्योंकि जो सोप है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वो ज्यादा डेंस है, तो फिर वहां पे आप कह सकते हैं कि देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई, और सेम आप सोप ग्लास बाउंड्री के लिए भी कह सकते हैं, वहां पे भी देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई, क्योंकि हम एक रेयरर यानी कि एक हल्के मीडियम से एक डेंसर यानी कि एक भारी मीडियम में जा रहे हैं, तो फिर वहां पे हमारा जो लाइट का जो फेज होता है वो पाई से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, तो फिर ये जो डिस्टेंस होता है पूरा, ये लाइट को इसमें एग्जैक्टली कुछ एन वेवलेंथ्स होंगी, क्योंकि इस दौरान आपका फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि 2 म्यू टी, और 2 इसलिए क्योंकि लाइट ये एक रास्ता और ये, तो फिर म्यू टाइम्स टी और म्यू टाइम्स टी ऐड होके 2 म्यू टी शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, कुछ एन टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अभी एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एन लैम्डा 1 इज एन माइनस 1 लैम्डा 2, ठीक है? तो फिर तो इससे हम कह सकते हैं कि n टाइम्स आपकी जो बड़ी वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, नहीं, n टाइम्स जो आपकी छोटी, आई एम सॉरी, n टाइम्स 420 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 630, और ऐसे आप कह सकते हैं कि 3/2 इज n बाय n माइनस 1, और इससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो n की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 3 आ गई, तो इसके बाद अब मैं कह सकता हूँ कि इस वाले फॉर्मूले को मैं इधर अभी यूज कर सकता हूँ, और मैं कहूंगा कि 2 म्यू टी इज 3 लैम्डा, 3 एन की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, और अब मैं क्योंकि जानता हूँ कि म्यू की वैल्यू मेरी 1.4 है, तो फिर मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 1.4 इंटू टी इज 3 इंटू जो मेरी लैम्डा है, लैम्डा इधर फॉर मी इज 420 नैनोमीटर्स, तो 420 नैनोमीटर्स, तो इधर मेरे पास ये हो जाएगा 3, और ये 4.2 300 टाइम्स, और मेरे पास इसलिए इसकी थिकनेस हो जाएगी 450 नैनोमीटर्स, तो इसका आंसर 450 नैनोमीटर्स हो जाएगा आपके पास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास गिवन है इधर कि फोर्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस का, तो हमें गिवन है कि फोर्स इज x अपॉन रो प्लस y, where rho is the density then the dimension of x and y respectively are। तो आप देख, वैभव, हाँ जी, जो ऑप्शंस है ना इसमें क्वेश्चंस में जो 4 दिए हैं, हाँ उसमें जी, सही ऑप्शन पे आप ना मार्क भी करते जाओ, तो वो मतलब सबमिट करोगे ना, मार्क करने के वो नेक्स्ट करोगे ना, तो वो उसमें दिखाई पड़ेगा कि ग्रीन हो गया है। तो सारे अच्छा ठीक जैसे नॉन अटेम्प्टेड दिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस। है, ओके ओके ओके, तो फिर मैं अब से फिर मैं वो करते हाँ चलूंगा। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। श्योर। तो आपको दिख रहा है फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन रो प्लस वाई, तो
जो रो है आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी की हमें डायमेंशन पता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो इट इज ml-3, क्योंकि T0, क्योंकि दिस इज द डेंसिटी रो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स हमें पता है, इट इज ml-T-2, क्योंकि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारी फोर्स की यूनिट होती थी, इज इक्वल्स टू x, और इसको हम रिवर्स कर देंगे तो m-1l-3T0, ये हो जाएगी हमारे पास प्लस y। तो यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर सकते हैं एम स्क्वायर, क्योंकि m-1 और m स्क्वायर, तो फिर ये हमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसके बराबर आने चाहिए। तो m स्क्वायर अगर x हुआ, x में अगर m स्क्वायर हुआ, तो फिर m स्क्वायर और m-1 मिला के m बना देंगे, जो कि सही होगा। फिर l और l क्यूब, तो इधर अगर हम l-2 कर दे तो 3 और -2 1 बना देंगे। सिमिलरली T0 और T-2, तो इसमें अगर हम T-2 कर दें x में, तो ये x की हमारी डायमेंशन हो जाएगी, और y में हमारे पास हो जाएगा ml-T-2, जो फोर्स की डायरेक्टली, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर ये डायरेक्टली फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास ये x की आ गई और ये y की आ गई, तो हम देख रहे थे इसमें ऑप्शन हमारा, आई थिंक ऑप्शन नंबर ml-T-2, तो हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है इसमें, तो वी विल गो विथ ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायमेंशनल एनालिसिस का है। तो हमारे पास है कि A equals to 3b c² A and C have the same dimension, have the dimensions of electric capacitance and magnetic field intensity respectively। तो magnetic field intensity हमें पता है, it is उसकी जो magnetic field is basically proportional to the current upon the radius. Basically it has dimensions of ampere, length inverse ampere. These are the dimensions of magnetic field intensity, which is denoted by B। और जो हमारी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है C, वो हमें पता है C इक्वल्स टू Q अपॉन B, और Q का हम जानते हैं, सिमिलर वी कैन राइट Q as I divided by T, and we can write V as work done divided by charge, and it is again I divided by T, so we can write it as I square by WT square। So we can write here वर्क डन की हमारी जो डायमेंशन होती है, इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ml² T-2, और डिस्टेंस इज नथिंग बट सॉरी T², और ये I² इज A² प्लस, ये हमारी कैपेसिटेंस की डायमेंशंस आ गई हैं। तो राइटिंग इट एज m इनवर्स L-2 T0 A², ये हमारी कैपेसिटेंस की डायमेंशन है। अभी हमें जो A है, इट इज 3bc², तो C जो है हमारा, इट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारी यूनिट्स हैं। तो C को वी कैन राइट, फिर हमारी हमने प्रीवियसली डिराइव की थी कि इट इज L इनवर्स A, तो L इनवर्स A का स्क्वायर, और B इज M इनवर्स L-2। एक मिनट, आई थिंक वेट, देयर हैज बीन अ मिस्टेक। तो C², तो बेसिकली इधर A is the dimension of electric capacitance, and C is for the magnetic field intensity। तो इसलिए we should write here L inverse A का स्क्वायर टाइम्स B की जो भी डायमेंशन होगी, this is equals to इसका स्क्वायर, बेसिकली m-1 L-2 T0 A² का स्क्वायर। तो we can write it as m-2 L-4 T0 A4 टाइम्स, और इसको हम इस साइड ले जा सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा, या इसे ऐसे ही रहने दीजिए, B और L-2 A², इसे हम इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा m-2 4। तो आई थिंक इसमें देयर हैज बीन सम मिस्टेक, और हमारा ऑप्शन अभी इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो वील कम बैक टू दिस क्वेश्चन लेटर।
कुछ आई एम श्योर हमने कुछ मिस्टेक करी है, बट द अप्रोच इज लाइक दिस, मतलब आप इसे सॉल्व ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप पहले इसमें कैपेसिटेंस का अलग से डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, और फिर उसको इसमें पुट करेंगे इक्वल्स टू 3bc स्क्वायर में, एंड देन यू विल फाइंड आउट द डायमेंशंस फॉर b. So we'll for now move to the next question. Dimensional formula for the capacitance of a capacitor. तो हमने पिछले क्वेश्चन में derive किया था. As you can see, it is I think इधर ही we did some mistake. M. Okay, this would be t plus 2 I think इधर, और फिर इसलिए this should be t4, and इसलिए with this we'll also come back to this question later, क्योंकि वही this question is just similar to the previous question. तो अगर हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया, then this question is just directly marking the answer. तो हाँ, हमारे पास ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है. इधर we are given that a car is traveling with a velocity of 10 kilometers per hour on a straight road, and the driver of a car throws a parcel with velocity 10 root 2 kilometer per hour with respect to the car when the car is passing by a man standing on the side of the road. तो हमारी कार ऐसे है और the man standing is somewhere here. तो अभी you can see इसमें given है the parcel is to reach the man. तो जो कार होगी it will continue to move like this, and क्योंकि पार्सल को हमने 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द कार फेंका है, तो ग्राउंड फ्रेम में जो पार्सल होगा हमारा विच इज लाइक दिस, इट वुड ऑलरेडी हैव अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द कार. तो उस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि parcel has to go in a straight line towards the man. So इसलिए there has to be a component of velocity 10 kilometer per hour in this direction. So and there will be a vertical component, I mean in a component in towards the man as well. So let that component be v. So we can see that 10 square plus v square, this will be our final velocity of the parcel, because 10 is direction होनी चाहिए और कुछ velocity से वो man की तरफ जाएगा. This has to be equal to 10 root 2 का square. ये हमारे पास हो गया 200 इज इक्वल्स टू 100 प्लस v स्क्वायर, और इसलिए v स्क्वायर इज 100 एंड वी हैव v इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर. तो विद दिस हमें पता चल गया कि जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से है, 10 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन एंड 10 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन. तो आप देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन में इक्वल है, तो दिस मस्ट बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद बोथ द एक्सेस, एंड हेंस हमारा इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंड द आंसर इज दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रेस के ऊपर है, सॉलिड स्टेट चैप्टर का. तो इसमें हमें गिवन है कि a ring begins to rotate about its एक्सिस. मतलब कुछ ऐसी रिंग अगर मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो फिर वर्टिकल प्लेन में मेरा एक्सिस प्रेजेंट है और रिंग ऐसे घूम रही है, एंड इट इज स्पीडिंग अप यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1/1800 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. तो we are given that the radius of the ring is 2 meters and the breaking tensile strength of the ring's material is numerically 16 times the density of the ring's material. इसको हम बाद में यूज करेंगे. तो अभी हम मान लेते हैं हम रिंग का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो उसमें हमारे पास ऐसे टेंशन एक्ट कर रहा होगा दोनों डायरेक्शंस में, और मान लेते हैं कि ये छोटे सेक्शन का जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर है वो सपोज डी थीटा है. तो आप देख सकते हैं कि जो इधर से अगर मैं ऐसे डिवाइड ऐसे कर दूं तो फिर ये जो मेरा एंगल होगा दिस विल बी डी थीटा बाय 2, और सेम विद दिस एंगल दिस विल आल्सो बी डी थीटा बाय 2. एंड इसलिए जो मेरा इस पूरे जो कंपोनेंट है इस पे जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा वो होगा इट वुड बी टी डी थीटा, क्योंकि टी साइन डी, बेसिकली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं टी साइन डी थीटा बाय 2 एक डायरेक्शन से, तो फिर वो 2 टाइम्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स है इन दिस डायरेक्शन, और क्योंकि द थीटा इज वेरी स्मॉल और डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए वी कैन राइट 2 डी थीटा बाय 2 व्हिच इज टी डी थीटा. अभी हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा जो पार्ट हमने जो ये पोर्शन ऑफ द रिंग लिया इट इज एक्सेलरेटिंग, I mean it is moving in a circular path and hence it must have an acceleration towards the center. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिंग वो सपोज ए है, तो वी कैन राइट
कि आर डी थीटा ए, ये इस पूरे सेक्शन का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम एंड वी कैन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी टू ऑब्टेन द मास। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम एंड ये डेंसिटी, तो ये आपका मास हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। तो m इंटू आपको पता है ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपका टोटल आपका फोर्स हो गया जो इस पे टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। एंड दिस, ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, ये टेंशन फोर्स ही तो है, क्योंकि इस पर और तो कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रही। तो दिस इज इक्वल्स टू टी डी थीटा, जो हमने पहले निकाला था इधर। तो अभी हम देख सकते हैं, हम डी थीटा दोनों साइड पे कैंसिल कर सकते हैं, तो वी कैंसिल इट हेयर। ऐसे ही हमें पता है कि टेंशन अपॉन एरिया, जो स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन अपॉन एरिया। तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन जो हमने पहले लिखा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ, टी अपॉन ए इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अभी देखिए टी अपॉन ए स्ट्रेस हो गया, और इधर सॉरी इधर ये रो भी आएगा। तो हमें गिवन है कि जो स्ट्रेस है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इट इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द रिंग्स मटेरियल इन एसआई सिस्टम। तो हम कह सकते हैं 16 टाइम्स रो इन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रो। ये हमने रो से रो कैंसिल किया एंड वी गेट ओमेगा आर का होल स्क्वायर इज 16 एंड दिस इंप्लाइज ओमेगा आर इज 4। तो आर हमें पता है, आर वाज 2 meters, तो हेंस ओमेगा इनटू 2 इज 4, दिस इंप्लाइज ओमेगा इज 2। तो यहाँ हम मार्क कर देते हैं, न्यूमेरिकल टाइप है, आंसर इज 2 here. Moving to the next question. So a bird is tossing, flying to and fro between two cars moving towards each other on a straight road, of which one car has a speed of 18 km per hour while other has a speed of 27 km per hour. What is the total distance in kilometer covered by the bird when the bird starts moving from the first car towards the other and is moving with respect to 36 km per hour and is moving with the speed of 36 km per hour when the two cars were separated by 36 km? तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक लंबा क्वेश्चन है इसलिए इसे हम पेपर में, आई वुड प्रेफर कि हम इसे लास्ट में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इधर भी विद दैट सिमिलर अप्रोच हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में देखेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so we are given that a parallel beam of white light falls on a convex lens. We are given that a parallel beam of white light is falling on a convex lens. Images of blue, yellow, and red light are formed on the other side of the lens at 0.2 meter, 0.205 meter, and 0.214 meter, respectively. The dispersive power of the material will be. तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ऑप्टिक्स में कि एफ आर माइनस एफ वी, यानी एफ आर हेयर इज द फोकल लेंथ ऑफ द रेड लाइट एंड एफ वी इज द फोकल लेंथ ऑफ द violet light, or the blue violet, we can treat them to be almost the same. So fr minus fv divided by fy, which is the focal length of violet, is equals to the dispersive power of the material of the lens. So फिर we can just use it here to write this. हाँ, तो fr, we can write omega is fr minus fv divided by fy, and fr हमारे पास given है 0.214 माइनस एफ वी हमारे पास गिवन है 0.20 और एफ वाई हमारे पास गिवन है 0.205। इसे हम सॉल्व करेंगे, सो वील गेट द फाइनल आंसर। इट इज 0.14 डिवाइड बाय 0.205, 140 by 205, 0.01. So hence we'll have 14 by 205, which is our, so option C. So we'll just mark option C here and move to the next question. तो इधर we are given हाँ जी, तो इधर हमें I delta plot का यूज करके we have to find out an upper bound on the refractive index. तो basically हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रे ऑप्टिक्स से, डेल्टा एम, जो कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज साइन ए प्लस, सॉरी, जो म्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का मटेरियल है, इट इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। तो हम इधर कह सकते हैं ये फॉर्मूला हमारे पास वैलिड होता है हमेशा, और हम हमेशा कह सकते हैं कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो
यहाँ हम ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया, और साथ में हमारे पास ये होता है एक प्रिज्म के लिए कि I plus E minus A, where I is the angle of incidence, E is the angle of emergence, and A is the angle of the prism, is always equals to the delta. Delta is the deviation. तो हम अगर देखें तो हमें इधर क्या क्या गिवन है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, डेविएशन गिवन है, और एंगल ऑफ इमरजेंस गिवन है, और हमें ए नहीं गिवन है जो एंगल ऑफ प्रिज्म है. तो वी कैन जस्ट कैलकुलेट द एंगल ऑफ द प्रिज्म यूजिंग दिस रिजल्ट. हमारे पास हो जाएगा 30 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इमरजेंस 44 माइनस ए हमें पता नहीं है, और डेल्टा इज 30 डिग्री, नहीं डेल्टा इज 14 डिग्री. तो वी कैन say angle of the prism is 60 degrees, and we can write कि इधर फिर we know that mu is always less than equal to अब इधर ये mu is always equals to this, लेकिन अगर हम इधर हमारा delta is not equals to delta minimum, तो फिर जब ऐसा होता है तो we can always say कि this is always less than sin a plus any general delta by 2 divided by sin a by 2. अगर ये डेल्टा मिनिमम हो जाए तो फिर ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा. तो अभी वी कैन सिंपली राइट कि म्यू इज लेस देन साइन 60 प्लस डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा इज 14 डिग्रीज, 14 by 2 divided by sin a is 60 by 2. We can write here sin 37 divided by sin 30. इसकी वैल्यू हमारे पास 3 by 5 divided by 1 by 2, यानी कि 6 by 5 आ गई. तो इसलिए आपका जो आंसर है इधर ये 1.2 हो जाएगा. 6 by 5 इज इक्वल्स टू 1.2. तो हम इधर सिंपली लिख देते हैं and save and next. Moving to the next question. So ray of light is incident on a prism as shown in the figure. The total deviations suffered by the rays x by 2 degrees, then find x. तो इसमें हमारे पास एक बहुत कंसाइज रिजल्ट होता है कि the deviation in case of small angle of prism is equals to mu minus 1 times a. I hope ये रिजल्ट सबको पता होगा. तो फिर इसमें we know that we can just sum up the deviations from the individual prisms. तो mu minus 1, तो जो पहला प्रिज्म हमारा उसकी mu है 1.5 minus 1 टाइम्स एंगल ऑफ उसका 1 डिग्री है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लस n equals to 2 minus 1 mu minus 1 times 2 degrees, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.5 डिग्रीज प्लस 1 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री. तो हमारा इसमें आंसर 1.5 हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हम कर सकते हैं. टीवी टावर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशंस. तो TV tower has a height of 100 meter. How much population is covered by TV broadcast if the average population density around the tower is 1000 kilometer square? तो हमें कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है कि 100 मीटर्स, इसमें अगर ये हमारा थीटा है तो मान लेते हैं ये हाइट हमारी h है, रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमारी अर्थ है. तो यहाँ पे हमारे पास जो cos थीटा हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. तो हमारे पास जो cos थीटा हो जाएगा इट विल बी, cos थीटा विल बी बेसिकली 1 minus r by r plus h. सॉरी थीटा हम इधर से लेंगे बिकॉज हमें सरफेस ऑफ द अर्थ का सॉलिड एंगल यूज करना है. तो हमारा cos थीटा इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h, और हमें सॉलिड एंगल निकालना है ऑफ दिस कंप्लीट एरिया जो कि अर्थ पे ये टावर की वजह से जिस पे हमारे पास सिग्नल आ सकता है. तो हमें पता है सॉलिड एंगल का हमारे पास रिजल्ट होता है 2 pi 1 minus cos थीटा ओमेगा सॉलिड एंगल. तो इधर इट विल बी 2 pi 1 minus r अपॉन r प्लस h. अभी आप देख सकते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना है जिस एरिया में ये कर सकता है, तो we know that the area subtended by a solid angle is equals to omega r square. तो इधर we can simply write that the area is equals to 2 pi h by r plus h. हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया ऊपर से into r square. अभी आप देख सकते हैं कि if h is too less than the radius of the earth, radius of the earth is 6400 kilometers and 100 meter is too small compared to 6400 kilometer. तो इसलिए हम r plus h को simply r लिख सकते हैं.
और इसलिए हमारे पास जो एरिया कवर्ड आ जाएगा इट विल बी 2πh/r, r स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, और ये हमने कैंसिल कर दिया एंड हेंस वी हैव 2πrh। तो दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द टावर। और क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हमें गिवन है, तो इससे हम नंबर ऑफ पीपल जो कि जिनको ये टीवी ब्रॉडकास्ट कवर कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। तो अभी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि तो 2 इंटू 3.14 इंटू, तो इसमें आप इससे अगर सॉल्व करेंगे आगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक दिस वुड रिक्वायर कैलकुलेशन, तो we would skip this calculation here and move on to the next question. A carrier wave of peak voltage 12 volt is used to transmit a message signal. The peak voltage of the modulating signal in order to have a modulation index of 75%. तो हमें पता है कि modulation index का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, it is a m divided by ac is equals to the modulation index. तो हमारे पास इधर modulation index is 3/4 यानी 75%, और m हमें निकालना है और पीक वोल्टेज हमारे पास 12 है, तो वी कैन सिंपली राइट am is equals to 9 volts। तो यही हमारा इधर आंसर हो जाएगा। हमें 3n पूछा है तो फिर n equals to 3 है। What are the physical size of the transmitter and receiver antenna in a communication system? तो हमारे पास, क्योंकि ये एक फैक्ट है हमारे पास कि जो ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना होते हैं वो दोनों लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन द कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इधर वी वुड मार्क द ऑप्शन ऑफ द कैरियर फैक्ट। आई वुड जस्ट, हाँ, तो हमारे पास ये कैरियर फ्रीक्वेंसी पे दोनों डिपेंड होते हैं, क्योंकि क्योंकि इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दैट इज एक्चुअली कैरिंग द मैसेज। तो फिर इधर हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि बोथ ऑफ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी, एंड इसलिए हमारा ऑप्शन बी इधर करेक्ट हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इज 2 म्यू है, द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टर। तो अगर इधर आप देखेंगे तो स्टेबल स्टेट में जो 2 म्यू एफ वाली जो ब्रांच है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर है, उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज कैपेसिटर के थ्रू करंट इन स्टेडी स्टेट फ्लो नहीं होता है। तो इसलिए हम बस ऊपर वाली ब्रांच को कंसिडर करेंगे। हेंस हमारा जो इधर जो सर्किट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज ओनली दिस मच। हम इसे और भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट हाँ अभी एटलीस्ट हम कैपेसिटर वाली ब्रांच को हमें नहीं देखना इधर, क्योंकि उसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा होगा। 6 वोल्ट्स और 2.8 वोल्ट। तो इधर आप देखेंगे तो मान लेते हैं कि करंट इज आई, और हमें आई करंट अगर इधर जा रहा है तो फिर वी कैन से कि सपोज इधर I1 जा रहा है एंड इधर I माइनस I1, क्योंकि वही करंट इधर ऐसे बढ़ जाएगा हमारे पास दो भागों में। और हम इधर फिर किरचॉफ लॉ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि 2I1, हम पहले इस लूप के लिए लिखेंगे, इस पूरे कंप्लीट लूप के लिए 2 ओम के थ्रू। तो 2I1 का इधर हमारे पास ड्रॉप आया, फिर हमारे पास -2.8 I का एक ड्रॉप आया और +6 का एक राइज आया, दिस शुड बी इक्वल टू 0। फिर हम इस छोटे लूप के लिए लिखेंगे, इधर हमारे पास आया कि -2I, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -2I1 का ड्रॉप प्लस इधर राइज आया हमारे पास 3I माइनस I1 का, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इधर हम लिख सकते हैं 3I इज इक्वल्स टू 5I1, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। और दूसरा हम इधर लिख सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली I1 विल बी 3I/5, तो -2 इंटू 3I/5 -2.8I प्लस 6 इज 0, तो -6I, तो इसको हम जब आगे से लिखेंगे तो वी कैन राइट -6I/5 यानी कि -1.2I -2.8I plus 6 is 0 and 4I is 6 and I will ये हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं इसे, और इधर वी कैन राइट I equals to 1.5 एम्पियर। तो अभी क्योंकि 2 ओम वाली ब्रांच के थ्रू I1 करंट एंड I1 is 3I/5, so we can write as 3 into 1.5/5 which is 0.9 amps। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट हो जाएगा।
in the adjoining three capacitors, next question हमारा, in the adjoining three capacitors C1, C2 and C3 are joined to a battery, the correct condition will be. तो इधर हम देख सकते हैं कि जो Q2 और Q3 है, हम पे मिला के चार्ज Q1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि Q2 और Q3 को if we replace इधर आप देखेंगे तो Q2 और Q3 पे हमारे पास चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि दे आर बोथ शॉर्टेड, तो फिर उनके थ्रू कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, बिकॉज आप देख सकते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट वायर जॉइनिंग देम। आप इधर सर्किट अगर ड्रॉ करेंगे V3, तो इधर देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू बिकॉज ऑफ द शॉर्ट वायर, तो हेंस there can be no potential difference, hence there will be no charge in them in the steady state, hence Q2 equals to Q3 equals to 0, और therefore जो हमारा Q1 होगा केवल उसी पे चार्ज होगा, एंड और साथ में हमें ये भी पता है कि क्योंकि V2 और V3 दोनों 0 है, क्योंकि उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। आप समझ गए होंगे क्योंकि इधर हमारे पास ये शॉर्ट वायर है, इसलिए इनके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, हेंस इन पे चार्ज भी नहीं होगा, और सिर्फ Q1 पे ही या C1 पे ही चार्ज होगा हमारे पास इस कैपेसिटर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इधर हमारे पास गिवन है हमें 3 conducting spherical shells ABC having radii A, 2A, 3 respectively. Initially A and C carry some positive charge whereas shell B is uncharged. Now switch S is closed. तो हम इसमें हमारे पास दो कंडीशन हैं, एक है स्टार्टिंग कंडीशन और एक है फाइनल कंडीशन। तो हम पहले स्टार्टिंग कंडीशन को कंसिडर कर लेते हैं, जब हमारे पास स्विच क्लोज नहीं था, यानी कि स्फीयर A वाज नॉट अर्थ। बाद में हमारे पास स्फीयर अर्थ हो जाता है स्फीयर A, लेकिन अभी हम कंसिडर करेंगे तो स्फीयर A अर्थ नहीं है। तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर A पे है, उसे बोल देते हैं Q1, और इस पे हमारे पास कुछ है Q2। तो अभी आप जानते हैं कि गॉस लॉ की वजह से, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है इधर और ये कंडक्टर है, तो इसलिए अंदर की सरफेस पे इस पे चार्ज 0 होगा और इधर बाहर Q1, और सिमिलरली इधर माइनस Q1 ड्यू टू सिमिलर रीजंस, और इधर Q1 प्लस Q1, फिर इधर माइनस Q1 और इधर Q2 प्लस Q1, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज वाज Q2। तो अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन शेल्स A एंड B बताना है। तो शेल A पे जो हमारा पोटेंशियल है इधर, इट इज शेल B का चार्ज 0 है, तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा। शेल C पे, तो शेल C की वजह से अभी आप देखेंगे तो उस पे टोटल चार्ज है Q2, तो हम कह सकते हैं K Q2/3A, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू शेल C, और और इधर K Q1/A, ये शेल A का खुद की वजह से पोटेंशियल। तो ये हमारे पास VA आ गया इधर, और VB जो है हमारा VB, तो B के पास खुद की वजह से कुछ पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन आउटर शेल की वजह से सेम पोटेंशियल होगा, और इनर शेल की वजह से उसके पास K Q1/2A पोटेंशियल होगा। आई होप सबको ये बात समझ आ रही है। तो फिर अभी जब हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास ये शेल C पे दोनों की वजह से सेम है, तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इट विल बी K Q1/A माइनस K Q1/2A, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज K Q1/2A। तो ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है। फाइनली जब हमने शेल A को अर्थ कर दिया, तो देखना सिचुएशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अभी शेल 3 पे तो फिर भी उतना ही चार्ज रहेगा, लेकिन अभी शेल 1 कैन हैव एज मच चार्ज एज पॉसिबल, बट उसका जो पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए। तो उसमें अंदर अगेन चार्ज 0 होगा कुछ, और शेल B पे कुछ चार्ज आ नहीं सकता, तो फिर, और क्योंकि शेल C पे चार्ज वाज Q2, तो नाउ VA, let us assume कि इधर जो है चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट इज Q डैश, तो VA will be K Q'/A plus K Q2/3A, and this should be equals to 0, क्योंकि हमने अर्थ कर दिया इस शेल को, है ना। तो फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस Q2/3 is Q'/A, सॉरी Q डैश, एंड हेंस Q डैश इज माइनस Q2/3। तो अभी हम इसका अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो इट वुड बी समथिंग लाइक Q minus Q2/3. Similarly, इस inner surface of shell B पे Q2/3 due to Gauss law, और इधर minus Q2/3 और इधर Q2/3 और इधर
Q2 प्लस Q2/3 यानी कि 4Q2/3, तो Q2 माइनस Q2/3, तो इधर 2Q2/3 होना चाहिए, आई एम सॉरी। तो इधर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी हमें अगर VA माइनस VB कैलकुलेट करना है तो VA इज 0, तो VB की हम वैल्यू इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। VB की वैल्यू विल बी ड्यू टू शेल A इट विल बी KQ2, क्योंकि इसमें माइनस Q2/3 है, तो माइनस KQ2/3A और प्लस शेल C जो है उसकी वजह से इस पे पोटेंशियल विल बी KQ2/3A, इधर इट विल बी 2, आई एम सॉरी, माइनस KQ2, एक मिनट, ये शेल सी की वजह से इस पे पोटेंशियल था, और शेल ए पे क्योंकि माइनस Q2/3 चार्ज है, तो इट विल बी KQ2/3A, तो इधर 3 इज बिकॉज ऑफ Q2/3, तो इधर माइनस आ जाएगा, एंड इट विल बेसिकली बी 0। तो आप देख सकते हैं कि अभी इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, इट इज 0, वेयर एज अर्लियर इनके बीच में हमारे पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बचा था, क्योंकि KQ1/A माइनस KQ1/2 है, तो हमारे पास इधर KQ1/2 आया था, तो हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम विल डिक्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन A, B एंड C। इसलिए इधर जो हमारा आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर B। तो मूविंग अहेड, फोर चार्जेस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस Q आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज, हमें वैल्यू पूछी उस चार्ज की, उस चार्ज की कितनी वैल्यू होनी चाहिए सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हर एक चार्ज पे, जो चार हमें चार्जेस दिख रहे हैं एंड जो हमारा जो हम चार्ज पेश करेंगे उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अभी देयर इज वन थिंग टू नोटिस कि अगर हम नए चार्ज को सेंटर पे पेश करेंगे जिसको हमने स्मॉल के से डिनोट किया, तो उस पे नेट फोर्स एनीवे 0 होगी, क्योंकि सारे फोर्स सिमेट्रिकली इक्वल चार्जेस लगेंगे, तो हमें किसी भी एक चार्ज पे हमें नेट फोर्स को इक्वल टू 0 करना है। तो मान लेते हैं हम टॉप राइट वाले चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस पे इस जो इसके नीचे जो इधर चार्ज हमें दिख रहा है इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी इट विल बी KQ2/R2 इन द रिपेलिंग डायरेक्शन, मतलब इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज इज रिपेल, तो इट विल बी KQ2 बाय द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमने साइड ऑफ द स्क्वायर को सपोज A बोल दिया है, सपोज A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया इधर KQ2/A²। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से भी सिमेट्रिकली हमारे पास KQ2/A² फोर्स लग रही होगी इधर, और इस चार्ज की वजह से भी हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही होगी KQ²। अब एक स्क्वायर का डायगोनल इज A√2, इसलिए हमारे पास 2A² इधर फोर्स लग रही होगी, एंड वी कैन सिंपली जस्ट ऐड दी, और हमारे पास अब इस इन सारी फोर्सेस को हमें नलिफाई करना है, हमें फाइनली नेट फोर्स ऑन Q हमें 0 चाहिए, तो हेंस वी हैव टू इंश्योर कि ये जो स्मॉल Q चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा है, तो इससे हमें तो पता चल गया कि दिस हैज टू बी अ पॉजिटिव चार्ज, और इसकी फोर्स इन तीनों का सम के इक्वल होनी चाहिए इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो if we sum these forces in a vector, we sum them with the directions in mind, so KQ2/A², तो इनका जो सम होगा इट विल बेसिकली भी ये √2, क्योंकि बिकॉज ये इक्वल डायरेक्शन में इधर है, तो इनका अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो दे वुड बी सम लाइक दिस, और प्लस KQ2/2A², तो ये हमारे पास टोटल फोर्स डायरेक्शन में, और ये इसका नेगेटिव शुड बी द फोर्स ड्यू टू दिस, तो लेट अस से कि दिस चार्ज इज Q, तो इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस इज हाफ द डायगोनल, तो इट इज बेसिकली A√2 डिवाइड बाय 2 या A/√2 का होल स्क्वायर, एंड वी कैन कैंसिल आउट K इधर, एंड we can also cancel out A², and we can write Q into 2 is minus Q²√2 plus minus Q²/2। I hope हमने कोई वैसी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, and then we can simply write minus Q, हम Q कॉमन ले सकते हैं, Q we can cancel out, and we can write minus Q/2 √2 plus 1/2, so it would be 2 plus 1 minus Q/4, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है, एंड एज यू कैन सी दिस इज ऑप्शन ए, तो hence we can save and next option is the correct answer। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
and a point charge of mass m and charge q is released from rest. If there are no other forces acting on the particle, then which of the following graphs correctly show the dependence of particle speed v on the distance x traveled by it? तो आप इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि the force on an electric field on a charge is QE, which is a constant force, and hence the charged particle will experience a constant acceleration. So the acceleration is constant, और हमें पता है कि जब acceleration constant होता है, then we can apply the equation, the third equation of motion, which says v square equals to u square plus 2ax, where x is the distance traveled हमारे पास. So we can simply write this, and क्योंकि हमारे पास initial velocity is 0, तो this we can simply write 0, and we'll have v equals to root of 2ax, यानी कि हमारी velocity is proportional to the square root of the distance traveled. हमें पता है कि y equals to, जो square root का जो ग्राफ आता है y equals to root x, so it is of this form, and hence हम देखते हैं इधर I think option B is correct है, and hence we mark option B and move on to the next question. Here we have question 55. The following figure shows the velocity and acceleration of a point-like body at the initial moment of its motion. The acceleration vector of the body remains constant. The time after which its speed becomes 8 meter per second again. तो हम देख रहे हैं कि इधर हमारी velocity 8 meter per second इस direction में है, और acceleration is directed in this direction, और ये इधर 120 degrees है, 2 meter per second square. तो अगर हम इसका components लें acceleration का, तो we can obtain, क्योंकि ये 30 degree angle होगा इधर, तो इसलिए it will be √3 meter per second square in this direction, and it will be 1 meter per second square in this direction. तो आप देख सकते हैं इसका मोशन कैसा होगा कि ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा कंटिन्यूअसली इसकी ये वाली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और ये वाला कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इसकी ये वाली जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसे डिक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली. तो मान लेते हैं कि टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी दोबारा 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. तो इन दिस डायरेक्शन आफ्टर टाइम t इसकी जो स्पीड होगी इट विल बी √3t, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू u plus at, and u is 0, हमारी इनिशियल वेलोसिटी is 0, and therefore we just have to calculate at there, or a is √3 and t is the time. So this is, let's call this direction as y and this direction as x. So vy is √3t after time t, and vx is again u is 8 minus acceleration is 1 into t, it is 8 minus t, और हमें पता है कि इन दोनों का जो वेक्टर सम है इट इज 8 मीटर पर सेकेंड. तो वी कैन जस्ट स्क्वायर एंड सम देम बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. वी हैव 3t square plus 8 minus t square is equals to 64. We have 3t square plus 64 plus t square minus 16t is 64, and just cancel out this. We'll have t square, या 4t square is equals to 16t, and t equals to 4, क्योंकि t equals to 0 acceleration है, बट हमें चाहिए after 0 seconds. After 0 को कब 8 meter per second speed होगी उसकी, and the answer is 4 as we just calculated. So we'll just save and next. So here we go on question 56. The particle is moving in the xy plane. The position vector at any time t is given by this 2t I cap plus 2t square j cap. The rate of change of theta at time t equals to 2 seconds, where theta is the angle which its velocity vector makes with the positive x axis. तो अब देख सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल है तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं हमें डॉट प्रोडक्ट के थ्रू. तो बेसिकली the velocity has the position vector of the particle. तो हमें dr by dt अगर हम निकालें इसमें the rate of change of this vector with respect to time, it will be 2 I cap plus 4t j cap meter per second, है ना. तो इसमें हम देख सकते हैं the component of the velocity along x direction is always true, and with the y axis it's changing with rate 4t. तो rate of change of theta, with theta is the angle which the velocity vector. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो cos theta हो जाएगा it will be given by 2 divided by root of 2 square plus 4
t का स्क्वायर, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी एट एनी टाइम। ये थीटा वही है जो एंगल द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेसिकली इट इज सिंपल, the definition of cos theta, the angle made with the x axis divided by the hypotenuse or the length of the hypotenuse or the vector. इधर you can write कि rate of change of theta at time t equals to 2 सेकेंड। तो अगर हम डिफरेंशिएट कर दें cos थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो we'll have d cos theta by dt is equals to 2 divided by 4 plus 16 t square divided by 4 plus 16 t square, और चेन रूल से हम इधर 4t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32t इन द न्यूमरेटर, और इसको हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। हमें क्वांटिटी चाहिए डी थीटा बाई डी टी। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स हमारी थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है। तो साइन थीटा इसी तरह हमारे पास हो जाएगा 4t बाय रूट ऑफ 4 प्लस 16t स्क्वायर। तो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड इसकी वैल्यू इज 8, इसे थोड़ा सा लिखते हैं, एट t equals to 2 seconds इसकी वैल्यू हो गई 8 divided by root of 4 plus 64, and this is 8 by root 68. This is the value of sin theta at t equals to 2 seconds. तो हम इधर इसे पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, and we'll have 8 by root 68 minus minus we can cancel on both sides. This is equals to 2 into 32t divided by 4 plus 64 or root of 68. The root 68 we can cancel from both sides, or 8 into 68 divided by 2 into 32 into d theta by dt. So t equals to 2 है हमारा, I think we can just put it here, or we'll have d theta by dt equals to, this is 17 divided by 4. I think there must be a mistake of 2 somewhere, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें आंसर इज क्लियरली आर ऑप्शन ए। आई थिंक हमने कहीं पे 2 के फैक्टर की मिस्टेक करी होगी। आई डोंट थिंक हमें अभी इसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए बाय फाइंडिंग दैट 2 का फैक्टर, बट यू नो द अप्रोच टू द क्वेश्चन। सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन वाज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएटेड the r vector, the position vector with respect to time, and we differentiated the position vector with respect to time to find out the velocity vector. फिर हमने velocity vector का angle with respect to x axis निकाला, and हमने we obtained cos theta and sin theta, and we differentiated that angle to obtain d theta by dt, and we put the values of theta at t equals to 2 seconds, and in the expression of d theta by dt also we put the value of t to 2 seconds, और ऐसे करके we found d theta by dt at t equals to 2 seconds. So I hope this question is clear to all of you. Moving to the next question. This question 57. The bob of a pendulum of mass m and length L is displaced by 90 degrees from the vertical and gently released in order that the string may not break upon passing through the lowest point. Its minimum strength must be. So this question can be solved simply by drawing an FBD of the bob at the bottommost position. So bob पे forces क्या लग रही होंगी? एक तो tension T by the string, then there will be a force mg by the earth downwards. तो अभी हमें पता है कि T minus mg जो net force है bob पे must be directed upwards, क्योंकि bob is moving in a circular motion and hence its acceleration must be directed in the directed upwards, and hence उस पे net जो हमारी force है it should be equals to mv square by r, where v is the velocity of the bob at the bottommost position. अभी हमने bob को इस position से छोड़ा था, हमने बॉब को इस पोजीशन से छोड़ा था, तो यू कैन सी कि हम वी कैन यूज द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन हियर एट दिस पॉइंट, बिकॉज द वर्क डन बाय टेंशन इन दिस सिचुएशन इज 0 because it is always perpendicular to the direction of motion of the bob, and therefore we can write that mg
L, where L is the length of the string, is equals to mv square by 2, where v is the velocity at the bottom. Either r is the radius of curvature, here is the length of the string itself. So we can simply write that mv square by L here is 2 mg. है ना? So since हमारे पास ये आ गया, therefore we can replace the value of mv square by L in this expression. So either since it's 2 mg, hence tension हम इधर लिख सकते हैं, tension will be equal to 3 mg. मैं फिर लिख देता हूँ, T minus mg equals to 2 mg and therefore T equals to 3 mg. तो हमारे इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. Moving ahead, next question, choose the option which indicates a wrong unit conversion. So this is nothing but मतलब ये आपको इसकी information होनी चाहिए. One can you only have to memorize the units. I think this is related to the units and dimensions chapter in physics. So इसमें I think option D is correct because astronomical unit is a very large unit. और इसमें it's given कि it's 1.496 into 10 की power minus 11 meter, which is very small, but astronomical unit is meant to be very large. तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं एग्जाम के दौरान, even if you don't know the meanings of the values of the various conversions. इसमें option D should be the correct answer. Moving to the next question. So this is a question on unit conversion. So we have that the coefficient of thermal conductivity is product of heat, distance, and reciprocal of area into difference in temperature into time. If the product of heat, distance, and reciprocal of area into difference in temperature into time. So if new fundamental units are defined as 21.6 kg, 1 decimeter, 4 K, and 1 minute, then the value of the new unit of coefficient of thermal conductivity is K into 10 minus 6 new units. So the value of the new unit of, so find the value of K. तो इसमें हमें given है कि suppose हमारी जो temperature है उसकी unit was 4 Kelvin instead of the Kelvin that we know, and time की unit is 1 minute instead of 1 second. Then हमें पूछा गया इसमें the value of new coefficient of thermal conductivity in terms of the new units. So for example हमें इसमें वो given है the coefficient of thermal conductivity की expression है, it is product of heat is Q times distance, let's call it D, and the reciprocal of area, it's A, and difference in temperature delta T into time. So this is the formula for K, and if these are currently expressed in the SI units, so if I was to convert the new units, the SI units into the new units, so we can write Q as is the value Q if the fundamental units are defined as, I think the value, the joule, the unit for energy or heat has not been changed in the question because it is not mentioned. So this therefore we will consider it as 1 joule only, and the distance can be written as 1 decimeter. A decimeter is 10 to the power minus 1 meter, and hence it's so hence 1, it's 10 meter here because we are taking the reciprocal here, 10 decimeter divided by area. The area of cross section here is so it is again 1 decimeter, so we can write it as 10 decimeter square into 4 K. So temperature is 4 K, so hence this, and T is 1 minute, means 60 seconds, and hence we can write it as 10 divided by 100 into 4 into 60, and this would, we can cancel this here, and we'll have 1 by 24 into 100, and again give me 96 40 wait 96 and 1.160 24 into 10 minus 5 2416.66 into 10 minus 6. I think, well, I'm not sure of the calculation here, but yeah, this is how it is supposed to be done.
So the next question, we are given that in CGS system, the magnitude of force is 1000 dyne. So what is the magnitude of force in another system where the fundamental units are the fundamental units are kg, meter, and minute. So we know that 1 Newton is 10 to the power 5 dynes. So if you don't know this result, then we can derive it, but there is no point. But if we know this result, then it is good. So we are given 1 kg, 1 kg meter per second square is 10 to the power 5 dynes, and basically in our new unit there is no second, but there is a minute. So hence we can write 1 second as 1 by 60 of a minute. So we can write 1 kg meter divided by 1 divided by 60 minutes square. 60 square is 10 power 5 dynes, and would be 3600 times 3600 in our new units. Let's call it U is equals to 10 to the power 5 dynes. So since we have to calculate the value of 1000 dynes, it would basically be 100 into basically this is 3600 U. So 36 of our new units is equals to 1000 dynes of force. Hence the answer here should be 36. So with this, the physics section was complete. Let's go back to one question which we had kept for later. The kinematics question. I don't remember where that question is right now. Yes, so a bird is tossing, flying to and fro between two cars moving towards each other on a straight road, which has a speed of 18 km per hour, while the other has speed of 27 km per hour. So let's try to understand the situation here. The first car has a speed of 18 km per hour, and second car has speed of 27 km per hour. What is the total distance covered by the bird when the bird starts moving from the first car towards the other and is moving with a speed of 36 kilometers per hour? So इसमें the interesting observation is that if we look from the frame of reference of the first car, then the question becomes much simpler to solve, because then we would only have to deal with one moving car. The only drawback is that the speed of the bird and when it's moving away from the first car and when it's moving towards the first car will be different, but that is much easier to handle than handling two cars moving, and hence we would like to, it is easier, in my opinion at least, to solve this question in the frame of reference of the first car. So in the frame of the first car, the second car is approaching with a speed of 45 kilometers per hour, and when the bird is moving in the right direction, in this direction, then its speed is 18 kilometers per hour in the frame of reference of car, and when it's coming back in this direction, it is 18 plus 36, which is 54 kilometers per hour. I think you understand this. So now we have to find out the total distance covered by the bird when the bird starts moving from the first towards the other two cars. Yes, and the initial distance between the both the cars is 36 kilometers. So let's try to find out. Let's try to solve this for one trip, we will call it. So one trip here is that the bird starts from the first car. Let's call it car A, moves to car B, and when it reaches car B, then comes back to A. So we'll calculate the total distance covered by the bird in this one round trip, assuming that the initial distance between the cars is D. So so we can say that in the frame of reference of the first car, the car B is moving at speed 45 and the bird is moving at a speed of 18, and we have to cover the meeting point so that we can calculate the distance along this. So the meeting point here, as we can easily see, so we know that here what is constant, the time is constant, so hence the distance covered by 1, so let's call this distance x. So x upon the speed is equals to d minus x upon the speed. So 45x is 18d minus 18x, and we have 63
x is 18d, and hence x is 18d by 63. This will be their meeting point. And hence, since the bird will now go back, and it will definitely reach much before the car B towards the car A. Therefore, the total distance covered by the bird in one trip will be 36d by 63, which is the double of this, because it will reach this point and then come back to the car. The car is stationary in this frame of reference. Remember this. So yeah, so this will be the total distance covered in one round trip from car A and back. And meanwhile, while the bird covers this distance, now note that this much distance will be covered by the bird in time distance. This distance divided by speed. So the time taken by the bird for one round trip is 36d by 63. So distance upon speed of the bird. The speed of the, okay, we calculated like this. We must, because the speed of the bird is different in the while moving towards the right and while moving towards the left. So the total time will be the first half distance divided by the speed of the first half. The speed here is 18 plus the second half, and the speed here is I think it was 54. Yes, it was 54. 18 plus 36. So here we can simply write d by 63 plus d by 3 into 63 is nothing but 4d by 3 into 63. This much is the time taken. This much is the time taken by the bird for completing one round trip. So in this much time, you can see that the car B would have covered a distance of 4d by 189 time into the speed. The speed of the car B in this frame is 45 kilometers per hour. Yes, this much distance. So hence this is the distance left. So now the car B would have come, suppose here, and now hence our d dash, the next distance d for the round trip, will be d minus 4d by 189 into 45, which is 180 d by 189. So we can see that the distance for the next round trip is reduced to 180 d by 189. So so we can see that if the initial distance between A and B was d, then the bird covered a total distance of 36 d by 63, and hence in the next round trip, like after coming back, then it will again initiate a round trip. So in the next round trip, it will be 36 by 63 into d dash, which is 180 by 189 d. I hope you get this, because the d is reducing. The d has reduced now. So since our d has reduced, so now this will be a new d, you can say, for the next round trip. And similarly, this GP would go on 180 by 189 into 180 by 189. So you can see this is a geometric progression. So this will be the total distance, our answer. So we can use the expression for the GP and result for the GP, and we can write A and minus, and the R here, the rate of change is nothing but 180 by 189. So we can write here 36d by 63 into 9 by 189, and we have by 3. So this is 12d, and it's 12d, and d here was 36 kilometer. So hence we can write 12 into 36, and this should be our answer. Let's just see if there was any error in our calculation. 18d minus 18x, 45x. Okay, there might be some error in the calculation. I have not done it very carefully, but I hope you understand the method, because we have, what we did here was, let me summarize this again. So we first chose to be in the frame of reference of the first car. We calculated the total distance that the bird would cover in one round trip, that is from A to B and back to A. And that distance we calculated by assuming that it moves a distance, the meeting point of the second car and the bird is at a distance x from the first car. Remember, the first car is at rest in our frame of reference, and therefore we assume it's at distance x, and x upon 18, distance upon the speed of the bird in this frame of reference, is equals to d minus x by 45.
and we solved it to obtain that D is that X, the meeting point is at 18 by 63 of the total distance. The time taken, and hence so the bird will also return back the same distance, and therefore the total distance covered by the bird is 36 D by 63. Now the time taken by the bird is approximately 18 D is 18 D by 63 by 18 plus 18 D by 63 by 54. So basically the first trip towards the right and then towards the left, and we calculate the total time taken, and we just also calculated that how much the car B would have moved in this whole time closer towards the car A, and calculated the next total distance between A and B for the next round trip, which we found out it was 180 D by 189. There was no error. So, and then we obtained that this has to be a GP, an infinite GP, and we used the formula for the summation of a GP, and we obtained the answer. So I hope you get this. So with this, we complete this session.